हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। आज के सेशन में हम एंग्लो मराठा वॉर्स को समझेंगे, किस तरीके से मराठा को भारत की भूमि से ख़त्म किया गया और पूरे मराठा के ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर लिया। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो ये पेशवा है ये कौन है और पेशवाशिप इतनी प्रोमिनेंट क्यों होती है, क्यों पेशवा इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि छत्रपति की जो पावर है यानी किंग की पावर है डिक्लाइन होती है और पेशवा यानी जो एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे थे उनकी पावर इंक्रीज होती है। वो सब चीज़ें हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने लास्ट सेशन नहीं देखा प्लीज़ पहले वो देखें, उसके बाद ये सेशन आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, हमें आज 3 एंग्लो मराठा वॉर पढ़नी है। हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट सेशन में देख लिया था कि बैटल होती है पानीपत से, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 में। और इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव वन के बेटे बालाजी बाजीराव, नाना साहेब के जो बेटे हैं, नाना साहेब किसको भेजते हैं इस बैटल ऑफ पानीपत के अंदर? एक तो सदाशिव राव को भेजते हैं। सदाशिव राव कौन था? मैंने आपको बताया था, ये एक आर्मी पर्सनल था। और इसी के ही साथ अपने बेटे विश्वास राव को भेजते हैं लड़ाई करने के लिए अहमद शाह अब्दाली से, तीसरी बैटल के अंदर जो पानीपत के अंदर हुई थी। अब इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और विश्वास राव और सदाशिव राव इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, इन दोनों की डेथ हो जाती है। अब अपने पुत्र के डेथ के सदमे को नाना साहेब यानी कि बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर पाते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि पेशवा जो बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव, नाना साहेब जो पेशवा थे, उनकी तो डेथ हो गई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद। तो अब अगला पेशवा कौन बनेगा? अब फिर से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया कि पेशवा कौन बनेगा। तो पेशवा क्योंकि हेरिडिटरी पोस्ट बना दी गई थी बालाजी विश्वनाथ ने, तो अब बालाजी बाजीराव के 3 बेटे थे। एक तो थे विश्वास राव, एक थे माधव राव और एक थे नारायण राव। और एक बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब के भाई थे जिनका नाम था रघुनाथ राव। ये रघुनाथ राव बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, ये चाहते थे मैं पेशवा बनूं, लेकिन इनको पेशवा नहीं बनाया गया। विश्वास राव की तो डेथ हो गई। अगली बारी आई माधव राव की। नाना साहेब के बाद माधव राव को पेशवा बना दिया गया, लेकिन इनकी भी डेथ हो जाती है इलनेस के कारण। ये बीमार रहते हैं और इनकी भी डेथ हो जाती है। अब ये जो सारा समय चल रहा है, इस समय जो नाना फडणवीस ये किंग मेकर का काम कर रहे हैं, यानी ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगला किंग कौन बनेगा। तो माधव राव की भी डेथ हो जाती है। अब फिर से ये बात उठती है कि नया पेशवा किसको बनाया जाए। तो नाना फडणवीस ऐसा कहते हैं और बाकी जितने भी मराठा सरदार हैं सारे डिसाइड करके ऐसा कहते हैं रघुनाथ राव को नया पेशवा बना दिया जाए। तो अब रघुनाथ राव को नया पेशवा बना दिया किसने? नाना फडणवीस ने। ये केवल 1 ही साल के लिए पेशवा बनते हैं। मैं यहाँ पे टाइम नहीं लिख रही हूँ, डेट्स नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ वही डेट्स हम लोग याद करेंगे जो जरूरी होगी। आप सिर्फ स्टोरी सुनते रहे। तो रघुनाथ राव को पेशवा बना दिया केवल 1 साल के लिए। 1 साल के बाद क्या होता है, सभी मराठा सरदार कहने लगते हैं कि नारायण राव को पेशवा बनाया जाए, रघुनाथ राव को पेशवाशिप से हटाया जाए। नारायण राव उस समय माइनर थे और इसको माइनर होते हुए भी रघुनाथ राव को कुर्सी से हटाया और नारायण राव को पेशवा बना दिया। अब ये बात रघुनाथ राव को पसंद नहीं आती है। ठीक है, अब इसी बीच क्या होता है, जब ये सारा काम हो रहा था, पेशवाशिप की लड़ाई चल रही है मराठा कॉन्फेडरेसी में, दूसरी तरफ मराठा लोग बैटल ऑफ पानीपत के बाद अपनी पावर को रीगेन करने की कोशिश करते हैं। ये लोग मैसूर के ऊपर अटैक करते हैं 1764 में। अब इंग्लिश लोग देख रहे हैं हमें भी मैसूर से जीतना है और मराठा लोग भी मैसूर के दुश्मन है, यानी कॉमन एनिमी हमारा मैसूर हो गया। और आप देखोगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1761 में दोनों हाथ मिलाते हैं, इंग्लिश और मराठा, इन दोनों का जॉइंट अलायंस आप लोग देखोगे। और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, मराठा के इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है कि पेशवा कौन बनेगा। तो हमारी स्टोरी कहाँ पहुंची है कि माधव राव के बाद कुछ समय के लिए रघुनाथ राव को 1 साल के लिए पेशवा बनाया, लेकिन फिर इनको गद्दी से हटा दिया और इनकी जगह नारायण राव को बिठाया जो अभी एक माइनर है। ये बात रघुनाथ राव को पसंद नहीं आती है। ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगी कि मेरे भतीजे को जो मुझसे उम्र में इतना छोटा है, माइनर है, अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है, उसको गद्दी पे बिठा दिया मुझे हटा के। तो रघुनाथ राव और रघुनाथ राव की पत्नी यानी उनकी वाइफ एक प्लान बनाती है
जिस प्लान के अंदर नारायण राव की हत्या कर दी जाती है, नारायण राव को चालाकी से, धोखे से मार दिया जाता है। अब नाना फडणवीस को इस बात के बारे में पता नहीं था कि नारायण राव को किसने मारा है। अब फिर से बात आई कि नारायण राव भी मर गए तो अब अगला पेशवा कौन बनेगा। नाना फडणवीस ऐसा कहते हैं कि क्यों ना फिर अब रघुनाथ राव को ही बिठा दो कुर्सी पे। यही तो चाहते थे रघुनाथ राव, उनको कुर्सी पे बिठा दिया, उनको पेशवा बना दिया गया। लेकिन जो बाकी मराठा सरदार थे, 12 मराठा कॉन्फेडरेसी होती थी अलग अलग, जैसे सिंधिया, भोसले, होलकर, इस तरीके से 12 मराठा भाई थे ये, ठीक है, 12 मराठा ब्रदर्स थे ये। और इन्होंने ये देखा कि ये रघुनाथ राव के जो लक्षण है वो कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जांच बैठाई तो इन 12 मराठा सरदार को ये पता लग गया कि रघुनाथ राव ने ही नारायण राव को मरवाया है, ऐसे नहीं मराया वो, इसने ही उसको मरवाया है। तो ये 12 मराठा भाई, जिसको कहते हैं 12 भाई, ये 12 मराठा सरदार थे। इन्होंने रघुनाथ राव के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की। पता लगा रघुनाथ राव ने ही नारायण राव को मरवाया है, तो इन 12 भाई ने बताया भाई रघुनाथ राव तो किलर है, तो रघुनाथ राव को पेशवाशिप से हटा दिया। पेशवाशिप, रघुनाथ राव की बार बार इंसल्ट हो रही है, बिठाते हैं फिर हटा देते हैं, बिठाते हैं फिर हटा। ये वही है जैसे व्हाट्सएप पे किसी को आप ब्लॉक कर रहे हो, फिर अनब्लॉक कर रहे हो, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया। एक बार आपने ब्लॉक कर दिया, इतनी इंसल्ट फील नहीं होगी, फिर से अनब्लॉक करके ब्लॉक कर रहे हो किसी को तो ज्यादा इंसल्टेड फील होता है। यही काम रघुनाथ के साथ हो रहा है कि जब माधवराव मरा फिर रघुनाथ को बिठा दिया, फिर बोले रघुनाथ को हटाओ, हम नारायण को बैठाएंगे। अब जब नारायण मरा तो फिर से रघुनाथ को बिठा दिया। लेकिन अब जब 12 भाई कॉन्स्पिरेसी के बाद सच्चाई का पता लगता है तो रघुनाथ को कहा भाई तुम पेशवा नहीं बनोगे, तुम तो किलर हो। तो बोले फिर अब किसको बनाए, पेशवा कौन बनेगा। तो इस नारायण राव जो बड़े हो चुके थे, उनका एक बेटा था जिनका नाम था सवाई माधवराव। क्या नाम है इनका? सवाई माधवराव। बहुत ही बच्चे हैं, क्योंकि ये खुद बच्चे थे तो इनके बेटे सवाई माधवराव वो तो बहुत ही अभी छोटे हैं, ठीक है। तो इनको बोले कि नाना फडणवीस ने कहा कि सवाई माधवराव को बिठा दो, बाकी हम संभाल लेंगे, और कुर्सी पे उन्हें बिठा दो। तो चेयर पे नाम के लिए इनको बिठा दिया और पीछे सारा काम कौन संभाल रहे हैं? नाना फडणवीस संभाल रहे हैं। अब रघुनाथ राव को आ गया गुस्सा, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब इस रिवोल्ट में अब मराठा सरदार्स ने इनको पीट दिया। रघुनाथ राव भाग गए सूरत में, और सूरत में मिले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि मेरी मदद करो, मुझे पेशवा बनना है, तुम जो चाहते हो मैं दूंगा। सूरत किसके अंडर था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर है। सूरत किसके अंडर है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर है, याद रखना, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत होती है, ट्रीटी ऑफ सूरत होती है, ट्रीटी ऑफ सूरत होती है 1775 के अंदर ट्रीटी ऑफ सूरत हो रही है। सूरत के अंदर होता क्या है? रघुनाथ राव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिलाता है। 1775 में यह ट्रीटी ऑफ सूरत होती है, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग मुंबई के अंदर देखो, जो महाराष्ट्र वाला रीजन था, इस महाराष्ट्र वाले रीजन में, बहुत बड़े रीजन के अंदर अंग्रेजों की फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन दो इंपॉर्टेंट जगह थी, साल्स्टे और बसीन। ये साल्स्टे और बसीन अभी इनके हाथ में नहीं थे। अंग्रेजों की कब से नजर इसके ऊपर थी कि साल्स्टे और बसीन भी हमारा होना चाहिए। तो ट्रीटी ऑफ सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि ठीक है, तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें 2500 सोल्जर्स देते हैं, लेकिन बदले में तुम हमें साल्स्टे दो, बसीन दो, सूरत दो, भरूच दो, और हमें 26 लाख रुपए सिक्योरिटी के डिपॉजिट करवा दो, और साथ में कसम खाओ कि कर्नाटक और बंगाल वाले रीजन पे कभी भी रेड नहीं करोगे। अब रघुनाथ राव ने कहा कि जो हुकुम मेरे आका जैसा कहते हो वैसा हो जाएगा, लेकिन बस मुझे पेशवा बना दो। ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हो जाती है। लेकिन अब ट्रीटी ऑफ सूरत से होता क्या है? ये ट्रीटी ऑफ सूरत कहाँ साइन हो रही है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। और इस समय तक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, और ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, ये दोनों प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के सबऑर्डिनेट है। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल इन दोनों के ऊपर लीडर है, इन दोनों को सुपरवाइज करेगा। बंगाल सुप्रीम है। बंगाल के अंदर कौन बैठा है? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुमने मुझसे बिना पूछे उनके साथ कैसे कोई ट्रीटी कर दी, मुझसे तो पूछा ही नहीं, मैं तुम्हारी इस ट्रीटी को रिजेक्ट करता हूं। और ये जो वॉरेन हेस्टिंग है, वहां बैठे अपने एक ऑफिशियल को भेजते हैं जिनका नाम है कर्नल उपटन, और उनके हाथ में एक कागज देके भेजते हैं जिसको ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहा, और वो कहाँ आते हैं? पुणे के अंदर आते हैं।
कर्नल उपटन को भेजा जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर के साथ कि मैं इस ट्रीटी ऑफ सूरत को नहीं मान रहा हूं, मैं एक नई ट्रीटी भेज रहा हूं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, उसको साइन करो क्योंकि सुप्रीम मैं हूं। 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर पुणे पहुंचती है। इस ट्रीटी में क्या लिखा था? इस ट्रीटी में लिखा था कि पीस मेंटेन करो, कोई लड़ाई नहीं करनी है। रघुनाथ राव को साफ साफ कह दो भाई तू पेशवा नहीं बनेगा, तू सूरत में रह। पुणे के अंदर जो सवाई नारायण माधव राव जो भी पेशवा है उनको हम कहेंगे वो तुम्हें पेंशन दे देगा। अब जो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर थी ये ना तो नाना फडणवीस को समझ आई, उनको भी ये पसंद नहीं आई। बोले पेशवा क्यों दे देगा भाई इनको किस बात की पेंशन दे, एक तो ये किलर है और ऊपर से इनको पेंशन और दे। और जितने मराठा सरदार थे उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये तो बकवास बात है, हम नहीं चाहेंगे, हम नहीं मानेंगे इस बात को। और बॉम्बे ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। अब बॉम्बे बंगाल की सबऑर्डिनेट है। वॉरेन हेस्टिंग को गुस्सा आया, बोले तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे ऑर्डर को रिजेक्ट करते हो, मेरी ट्रीटी को रिजेक्ट करते हो। आगे समय बढ़ता है, क्या होता है, वॉर एक्सपैंड हो रही है क्योंकि जो ये ट्रीटीज हो रही है और जो रघुनाथ राव की हरकतें हैं ये मराठा सरदार को पसंद नहीं आ रही है, वॉर एक्सपैंड होती है। अब नाना फडणवीस देख रहे हैं वॉर एक्सपैंड हो रही है, ब्रिटिशर्स बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों ना मैं फ्रेंच को अपने में मिला लूं। तो इन्होंने क्या किया, नाना फडणवीस ने जो वेस्टर्न कोस्ट था उस पर बहुत सारी जगह फ्रेंच को दे दी कि तुम लोग हमारा साथ देना वॉर के अंदर, यानी नाना फडणवीस ने वेस्ट कोस्ट फ्रेंच को दे दिया, वॉर एक्सपैंड होती है। 1779 में जो महादजी शिंदे थे मराठा के जनरल, इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न घाट के ऊपर ब्रिटिशर्स को ट्रैप कर लिया, ब्रिटिशर्स को पकड़ लिया और स्कोच्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो की। स्कोच्ड अर्थ पॉलिसी क्या थी, ये था कि जहां जहां आपको खाना दिखे वहां पे आग लगा दो, जितने भी खाने के गोदाम है सब पे आग लगा दो, और वेल्स के अंदर यानी जहां से पानी पी सकते हैं वाटर वाले स्थानों पे पॉइजन मिला दो, जहर मिला दो, ताकि ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है वो ना खा सकेगी ना पी सकेगी, अपने आप मर जाएगी। इंग्लिश फंस गए वड़ेगांव के अंदर, वड़ेगांव कहाँ है, नियर महाराष्ट्र ही ये सारी जगह, वड़ेगांव के अंदर इंग्लिश फंस गए। बुरी हालत हो गई इनकी कि यार मराठा ने तो हमारी बिल्कुल मतलब परेशान कर दिया है हमको, ठीक है, कि खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, कैसे लड़ेंगे, ऊपर से चारों तरफ से आग ही आग लगा दी है। तो अब ब्रिटिशर्स डर गए हैं और उन्होंने ट्रीटी ऑफ वाडेगांव साइन कर दी 1779 में। इस ट्रीटी ऑफ वाडेगांव के अंदर क्या था, जिसके अंदर जो बॉम्बे ने बहुत सारे रीजन, बहुत सारे क्षेत्र मराठा से लिए थे ट्रीटी ऑफ सूरत के अंडर, वो सारे क्षेत्र जो है बॉम्बे ने वापस कर दिए अब मराठा को ट्रीटी ऑफ वाडेगांव के अकॉर्डिंग, यानी बॉम्बे सरेंडर कर रहा है। अब क्योंकि बॉम्बे सरेंडर कर रहा है मराठास के सामने, ये बात अब वॉरेन हेस्टिंग को पसंद नहीं आ रही है। बोले यार क्या कर रहे हो तुम, उनके सामने क्यों घुटने टेक रहे हो, मैं आर्मी भेजता हूं यहां से। वॉरेन हेस्टिंग ने आर्मी भेजी, अहमदाबाद को कैप्चर किया, बसीन को कैप्चर किया। अहमदाबाद को 1789 में, बसीन को 1780 में, ये 1779 आएगा। 1779 में अहमदाबाद को, बसीन को 1780 में। अपने ऑफिसर गोडार्ड को भेजा यहाँ पे अहमदाबाद और बसीन को कैप्चर करने के लिए। दूसरी तरफ जो कैप्टन थे पोपहाम, उन्होंने ग्वालियर के ऊपर अटैक कर दिया, यानी सिंधिया को हरा दिया। और अब बंदूक की नोक पे सिंधिया को कह रहे हैं कि तू बीच में बिचौलिया बन, तू बीच में मीडिएटर बन, और तेरे जितने भी मराठा सरदार हैं उनको बोल कि हमारे साथ ट्रीटी करे। तो सिंधिया बेचारा डरा हुआ क्या ना करता। सिंधिया ने अपने जितने मराठा सरदार हैं उनको कहा कि पीस इस्टेब्लिश कर लेते हैं अंग्रेजों के साथ और हम लोग ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन कर देते हैं। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में होती है। आप देखना ये सारा काम 1775 से 1782 के बीच में हो रहा है, जिसके अंदर ट्रीटी ऑफ सूरत से शुरुआत होती है और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद ट्रीटी ऑफ वाडेगांव होती है। ट्रीटी ऑफ वाडेगांव के अंदर ब्रिटिशर्स हारते हैं और इसके बाद क्या होता है, उधर से मतलब बंगाल में बैठा जो वो है वॉरेन हेस्टिंग है, वो आर्मी भेजता है। ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी हो चुकी है 1776 में, ठीक है, और 1782 में फाइनली ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है। ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये सारे काम फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हो रही है, क्योंकि जो एंग्लो मराठा वॉर है ऐसा नहीं है एक दिन चली है 2 दिन चली है, आप देख रहे हो पूरे 7 साल ये वॉर चल रही है और इस 7 साल के बीच में बहुत कुछ हो रहा है। ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की जाती है। इस ट्रीटी ऑफ सालबाई के बाद 20 साल तक
कोई लड़ाई नहीं होती है, पीस मेंटेन हो जाता है 1803 तक। लेकिन 1803 में फिर से एक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत होती है। तो ये ट्रीटी ऑफ सालबाई थी क्या, इसको समझते हैं। इसके अंदर ये कहा कि जो साल्स्टे और बसीन है, जो आपने हमसे वाडेगांव की ट्रीटी से वापस ले लिए थे, अब ये साल्स्टे इंग्लिश को दे दो, चलो बसीन को तो तुम रख लो, कोई बात नहीं, बसीन तुम रख लो, लेकिन साल्स्टे हमें दे दो, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करवा ली गई सालबाई के अंडर, जिसके अंदर यह कहा गया कि बसीन जो है वो वापस मराठा के दे दो। गुजरात के अंदर जो फतेह सिंह गायकवाड़ है, उनको कहा तुम अपनी टेरिटरी की पोजीशन पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश को ये कहा कि आप रघुनाथ राव को, इंग्लिश ने ये कहा कि हम अब रघुनाथ राव को कोई और मदद नहीं करेंगे। रघुनाथ को साफ साफ कह दिया कि तुम पेशवा नहीं बन सकते, आपको मेंटेनेंस मिलेगी, आपको हम इतना कर सकते हैं, आपको मेंटेनेंस दिला देंगे, आपको पेंशन दिला देंगे। हैदर अली से भी कुछ बातें हुई इसी ट्रीटी के अंदर, और कहा गया कि नवाब ऑफ आरकोट और इंग्लिश की जो टेरिटरी है वो हमारी, हैदर अली से भी वापस दिलाने में आप मदद करोगे, ऐसा मराठा से कहा जा रहा है ट्रीटी ऑफ सालबाई के अंदर। इंग्लिश को जो पहले वाले ट्रेड के प्रिविलेजेस थे वो सारे दे दिए गए। पेशवा को यह कहा गया आप किसी और यूरोपियन नेशन को मदद नहीं करोगे, कसम खाओ, ना फ्रेंच की ना किसी और की, किसी और यूरोपियन नेशन की आप लोग मदद नहीं करोगे, सिर्फ इंग्लिश की मदद करोगे। पेशवा और इंग्लिश शुड अंडरटेक दैट देयर सेवरल अलाई शुड रिमेन एट पीस विद अनदर। पेशवा और इंग्लिश ने दोनों के बीच में ट्रीटी हो गई कि अब हम नहीं लड़ेंगे, पीस मेंटेन कर लेंगे। और जो महाजी सिंधिया थे, जिनकी वजह से ट्रीटी ऑफ वाडेगांव हुई थी, जिन्होंने स्कोस्ट अर्थ पॉलिसी चलाई थी, उनको ये कहा कि आपको इस पॉलिसी का, आपको इस ट्रीटी का गारंटर बनाया जाता है, आपको देखना है कि ना तो ब्रिटिशर्स की तरफ से और ना ही मराठास की तरफ से ये ट्रीटी टूटे। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हो गई, और ये साइन हो रही है 1782 में। अब क्योंकि कसम खाई है मराठा ने, किसी और की मदद नहीं करेंगे, सिर्फ इंग्लिश की मदद करेंगे, तो आप देखना 1780 से लेके 84 में जब एंग्लो मैसूर वॉर होती है, तो यहाँ पे आप फिर से मराठा और ब्रिटिशर्स का अलायंस देखोगे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में आप लोग इनका अलायंस देखोगे। अब 20 साल तक कोई लड़ाई नहीं होती है, लेकिन जो है 1782 से 1803 का पीरियड है, इस समय मराठा के अंदर बहुत सारी, मराठा कॉन्फेडरेसी में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही है। क्या लड़ाई चल रही है? 20 साल में नारायण माधवराव जो थे, सवाई माधवराव, अब वो बड़े हो गए हैं, वो चाहते हैं मैं अपने तरीके से सब कुछ करूं, अब नाना फडणीस मेरे ऊपर कुछ ना कर सके। जबकि नाना फडणीस ये चाहते थे जो भी पेशवा बैठे वो मेरे अंडर रहे, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी मैं रहना चाहता हूं, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में रहना चाहते हैं। तो अब नाना ने देखा कि जो ये नारायण है ये तो बहुत मतलब अपनी चलाने लगे हैं, तो इन्होंने इनको परेशान करना शुरू किया, और परेशान होकर नारायण माधवराव ने सुसाइड कमिट कर लिया 1795 में। नाना फडणीस भी बुजुर्ग हो चुके थे, और 1800 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। नाना फडणीस नहीं रहे, पेशवा नहीं रहे, अब अगला पेशवा कौन बनेगा? अगला पेशवा बाजीराव सेकंड को बनाया जाता है 1796 में। अब देखो नाना फडणीस कब मरे हैं? 1800 में। पुराना पेशवा कब मरा है? 1795 में उसने सुसाइड किया है। तो 1800 से पहले, यानी 4 साल पहले, अभी नाना फडणीस जिंदा थे, और नाना फडणीस ने रघुनाथ राव के बेटे को, रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव टू, उसको पेशवा बना दिया। ठीक है, यहां मैं आपको बता चुकी हूं 1780 से 84 एंग्लो मैसूर वॉर होती है, उसके अंदर एंग्लो मराठा अलायंस हम देखते हैं, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हो चुकी थी। तो अब अगले मराठा कौन आए? बाजीराव टू। इसके 4 साल के बाद ही 1800 में नाना फडणीस चल बसे हैं। ये लास्ट पेशवा होंगे, 1796 से 1818 तक पेशवाशिप में रहेंगे। अब 1800 से 1803 में क्या होता है? बाजीराव टू पेशवा बन चुके हैं, नाना फडणीस की मृत्यु हो चुकी है। अब जो ये बाजीराव टू थे, ये दोबारा से मराठा की पावर को रिगेन करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मराठा सरदार के साथ इनका स्ट्रगल भी चल रहा है। तो अब जब ये मीटिंग बुला रहे थे सभी मराठा लोगों की, मीटिंग्स बुलाते हैं कि हमको अपनी पावर को रीगेन करना है, स्ट्रेंथन करना है, तो बाजीराव टू और दौलत राव सिंधिया ने मिलके यशवंत राव होलकर के बेटे की मृत्यु कर दी। बाजीराव टू और दौलत राव सिंधिया ने यशवंत राव, हालांकि ये जो डेथ है जानबूझ के नहीं हुई थी, बाय मिस्टेक इनके सन की डेथ हो जाती है। अब ये चीज यशवंत राव होलकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यशवंत राव होलकर ने बाकी मराठा सरदारों के साथ मिलके
पुणे पे अटैक कर दिया, यानी बाजीराव टू और दौलत राव सिंधिया पे अटैक कर दिया, पुणे को कैप्चर कर लिया। अब बाजीराव डर गए और ये फिर से भाग जाते हैं बसीन के अंदर, जैसे रघुनाथ राव भागा था सूरत में इंग्लिश से मदद मांगने के लिए। अब बाजीराव टू भाग जाते हैं बसीन में और मदद मांगते हैं ब्रिटिशर से, और यहाँ पे ट्रिटी ऑफ बसीन साइन होती है। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उधर जब ये सारे काम काज हो रहे थे मराठास के अंदर, अंग्रेज क्या कर रहे हैं उस वक्त 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली बन चुके हैं। और लॉर्ड वेलेजली तो आए ही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के साथ थे, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस की कसम खा रखी थी कि मैं सब्सिडरी अलायंस करूंगा। इन्होंने टीपू सुल्तान को भी मार दिया 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है, यानी मैसूर भी इनके अंडर आ चुका है। अब बीच का पुणे वाला क्षेत्र है जो इनके अंडर नहीं है, जो थर्ड बैटल के बाद, थर्ड एंग्लो मराठा के वॉर के बाद पुणे भी इनके अंडर आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि बाजीराव टू अब कहाँ पहुंच गए हैं, बसीन में पहुंच गए हैं अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए, और ट्रिटी ऑफ बसीन साइन होती है। 1802 के अंदर ये ट्रिटी ऑफ बसीन साइन हो रही है। इसके अंदर पेशवा किस किस चीज के लिए सहमति लेते हैं। पेशवा ने कंपनी से 6000 ट्रूप की सेना ले ली लड़ाई करने के लिए, ठीक है, कि अब यहाँ पे जो बाजीराव टू है वो क्या कह रहे हैं कि मुझे मराठा के अगेंस्ट ही लड़ना है, आप मुझे सेना दे, बदले में आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे। क्या मांगा, 26 लाख रुपए मांगे। सूरत की सिटी मांग ली, निजाम की डोमिनियन से जो चौथ मिलता था मराठा को वो भी मांग लिया। कंपनी के साथ जितने भी डिफरेंसेस थे उनको खत्म करने को कहा। नॉट टू कीप हिज एम्प्लॉयमेंट यूरोपियन ऑफ एनी नेशन, और कहा कि आप अपने क्षेत्र के अंदर किसी और नेशन को नहीं, किसी और यूरोपियन नेशन के बंदे को आप लोग नौकरी नहीं दोगे। अंग्रेजों के साथ अगर कोई और यूरोपियन पावर लड़ रही है तो आप हमारा साथ दोगे, ठीक है, और जो भी आप किसी भी एक्सटर्नल यूरोपियन पावर से अगर बात करोगे तो बीच में मीडिएटर इंग्लिश लोग होंगे, हम बताएंगे आपके एक्सटर्नल अफेयर्स। यानी कुल मिला के सब्सिडरी अलायंस को साइन कर दिया बाजीराव टू ने ट्रिटी ऑफ बसीन के अंडर। अब वेलेजली का तो मकसद ही सब्सिडरी अलायंस था, यानी सेना हमारी होगी, मेंटेनेंस आप करोगे, डिसीजन हमारे होंगे, साइन आप करोगे, हम बताएंगे कौन सी यूरोपियन पावर से रिलेशन रखना है, कौन सी से नहीं रखना। अगर हमारे साथ कोई लड़ाई करता है तो मराठा लोगों की आर्मी, मराठा लोग हमारा साथ देंगे, यानी इंग्लिश का साथ देंगे। ये सारी कसम ट्रिटी ऑफ बसीन में खा ली गई, किसके द्वारा, बाजीराव टू के द्वारा। अब बाकी जितने मराठा सरदार हैं उनको ये बातें पसंद नहीं आती है, वो कहते हैं क्या मजाक बना रखा है, मराठा की तो सॉवरेनिटी ही खत्म हो गई। बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं, और इसलिए दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोंसले ये ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक कर देते हैं। वॉर होती है लॉर्ड वेलेजली के अंडर। अब लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, अपने भाई आर्थर वेलेजली को डेक्कन में भेज दिया भोंसले से लड़ने के लिए, और जैन जेली को सिंधिया से लड़ने के लिए भेज दिया। आर्थर वेलेजली ने भोंसले को हरा दिया और जैन जेली ने सिंधिया को हरा दिया। दोनों के साथ अलग अलग ट्रीटी करते हैं, यानी कि भोंसले के साथ जो ट्रीटी होती है 17 दिसंबर 1803 को, जिसको ट्रीटी ऑफ देवगांव कहते हैं, और सिंधिया के साथ जो ट्रीटी होती है 30 दिसंबर 1803 को, जिसको ट्रीटी ऑफ सुरजिंजन गांव कहते हैं। ये दो ट्रीटी साइन होती है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में। लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल है। अब बचे कौन, होलकर। होलकर भी बिना लड़े अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, और 1806 में ट्रीटी ऑफ राजपुरा घाट उनके साथ साइन होती है। अब इन ट्रीटीज में क्या था, हमारे लिए ज़्यादा काम की बात नहीं है, सिर्फ आप ट्रीटीज को याद रखो, उनकी डेट की याद रखो, और ये याद रखो कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो जिस समय ट्रीटी ऑफ देवगांव और ट्रीटी ऑफ सुरजिंजन गांव होता है उस समय लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1806 में जिस समय ट्रीटी ऑफ राजपुरा घाट होता है होलकर के साथ, उस समय जॉर्ज बर्लो गवर्नर जनरल बन चुके हैं। अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पे पहुंचते हैं। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक चली, आपने देखा कि 1803 से लेके 1806 तक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर चलती है। अब 1805 से लेके 1818 के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगी 1817 से 19 तक। अब इससे पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है, हमने देखा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बैकग्राउंड में रघुनाथ राव का रोल था, और ट्रीटी ऑफ सूरत का रोल था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर का रोल था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर क्या हो रहा है, बालाजी बाजीराव ट्रीटी ऑफ बसीन कराते हैं। अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो देखना।
इससे पहले 1805 से लेके 1818 एक बहुत पैसिव पीरियड रहता है, बहुत सारे गवर्नर जनरल चेंज होते हैं। 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, 1805 में फिर जॉर्ज बर्लो ही आते हैं, 1808 में लॉर्ड मिंटो आते हैं जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पेश करते हैं। इसका बैकग्राउंड, ये चार्टर एक्ट 1813 बनता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था उसके अंदर, अब देखो इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका है। तो यानी जो और बाकी कंपनीज थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, वो भी अब क्या कह रही है, हमें भी एशिया में जाना है, हमें भी इंडिया में जाना है, ट्रेड करना है, हमें भी वहां की मार्केट चाहिए। और वहां की पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों आप ये सारी पावर्स दे रहे हो, हमें भी ये पावर चाहिए। तो ब्रिटिश के क्राउन ने क्या कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मोनोपोली नहीं है। पहले क्या कह रखा था रानी ने कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, लेकिन अब ये मोनोपोली इनसे छीन गई। और क्या कहा, सिर्फ टी के ट्रेड में और चाइना के ट्रेड में आपको मोनोपोली है, इसके अलावा आप किसी भी व्यापार के अंदर आपको मोनोपोली नहीं है। बाकी कंपनीज भी अब एशिया के अंदर आके काम करने लगी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना ट्रेड कम होता दिखा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोच लिया, अब ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र हमको कैप्चर करना पड़ेगा ताकि हमको एक बहुत बड़ी मार्केट मिल सके और ज्यादा रेवेन्यू हम लोग ले सके। और ये ज्यादा बड़ी मार्केट कैसे मिलेगी, जब हम पुणे को ले लेंगे, जब हम मराठा सरदार को हटा देंगे, क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए यही बने पड़े हैं। तो लॉर्ड मिंटो के चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की वजह से इंग्लिश ने सोचा कि हमें अब मार्केट बड़ी चाहिए, क्योंकि हमें रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए, और हम मराठा सरदार को मार दें तभी ये हमें बड़ी मार्केट मिलेगी। 1816 में भोसले को प्रेशराइज किया गया कि हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस करो। अब देखो क्या हो रहा है, मराठा वीक हो चुके हैं। जब मराठा वीक हो गए, दो बैटल के बाद, दो एंग्लो मराठा वॉर के बाद, तो मराठा के अंडर ना एक कास्ट आती थी जिनका नाम था पिंडारी। ये पिंडारी मर्सिनरीज है। जहां जहां मराठा रेड करने जाते थे, ये पिंडारी इनके साथ जाते थे। ये फुट सोल्जर थे, मतलब पैरों से चलने वाले सैनिक थे, और इनके साथ ये लूटपाट करते थे। बदले में मराठा इनको सैलरी भी देते थे। अब जब मराठा खुद वीक हो गए हैं तो पिंडारीज को सैलरी नहीं मिल रही। पिंडारीज ने आसपास के क्षेत्रों में प्लंडरिंग करनी शुरू कर दी, लूटपाट करनी शुरू कर दी, और इसी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में भी लूट करनी शुरू कर दी पिंडारीज ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास को कहा कि अपने इन पिंडारीज को रोको, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन पिंडारीज के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। पिंडारीज डर की मारी इधर उधर भाग गए, कुछ ने सरेंडर कर दिया। यानी मराठा के जो फुट सोल्जर हैं, अब उनका कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ चुका है, यानी पिंडारीज को खत्म कर दिया गया। अब बाजीराव टू को ऐसे लगने लगा, यार हमारे सैनिक को भी हमारी वजह से इतनी ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ रही है, यानी हमारी तो सोवरेनिटी ही खत्म हो गई है, सब कुछ अंग्रेज कर रहे हैं। वो हमें बताएंगे पेंशन किसको देना है, वो हमें बताएंगे किससे बात करनी है, वो हमें बताएंगे हमारे सेना को कैसे ट्रीट करना है। तो ये तो हमारी सोवरेनिटी ही खत्म हो गई है। अब बाजीराव टू ने 1817 में एक बार फिर सोचा कि एक बार फिर हिम्मत करते हैं। सभी मराठा सरदार से बात की कि लेट अस रीयूनाइट, हम फिर मिलते हैं और आइए हम सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक बार फिर लड़ाई करके देखते हैं। थर्ड एंग्लो में मराठा वॉर होती है। 1817 में ये मराठा वॉर शुरू होती है। ग्वालियर, भोंसले, होलकर ये सब एक तरफ हो गए और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन अब ये तीनों ही बहुत वीक हो चुके थे, अंग्रेज इनके ऊपर हावी हो चुके थे। पेशवा ने पूना के अंदर जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उस पर अटैक कर दिया। अप्पा साहेब जो मराठा के ही चीफ हैं, उन्होंने नागपुर के अंदर नागपुर रेजिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर दिया। इंग्लिश ने भी बहुत विगरसली इनके ऊपर अटैक किया। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो चुकी है। रिजल्ट क्या हुआ इन सब चीज़ों का? पेशवा डिफीट हो गए खिरकी नाम की जगह पे, भोंसले हार गए सीता बुल्दी नाम की जगह पे, होलकर हार गए माहिदपुर नाम की जगह पे। यानी सारी मराठा पावर अब हार जाती है। अलग अलग लोगों से अलग अलग ट्रिटी साइन होती है। पेशवा के साथ यानी बाजीराव टू के साथ पुणे के अंदर ट्रिटी ऑफ पूना साइन होती है 1817 में। नवंबर 1817 में ट्रिटी ऑफ ग्वालियर साइन होती है सिंधिया के साथ। जनवरी 1818 में ट्रिटी ऑफ मांडासोर साइन होती है होलकर के साथ। जून 1818 में पेशवा जितने भी थे उन्होंने फाइनली सरेंडर किया। मराठा कॉन्फेडरेसी डिसॉल्व हो जाती है। पेशवाशिप को एबॉलिश कर दिया गया और जो बाजीराव टू थे उनको कानपुर भेज दिया गया। ब्रिटिश का रिटेनर बना दिया गया बिठूर नाम की जगह पे। ठीक है,
अब जो सतारा नाम की जगह थी, महाराष्ट्र में सतारा नाम की जो जगह थी, वहां पे प्रताप सिंह को बिठा दिया, जो शिवाजी के एक डिसेंडेंट होते थे, जिनके हाथ में अब कोई पावर नहीं है सतारा में, उनको बिठा दिया और साथ में इनको कहा कि आप सब्सिडरी अलायंस साइन कर दें। अब प्रताप सिंह के हाथ में कोई पावर तो थी नहीं, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया। और इस तरीके से अब क्या हुआ, अब होता ये है कि ऊपर के क्षेत्र गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, ये तो उनके हाथ में थे ही, सैलसटे, बसीन, ये भी उनके हाथ में थे, नीचे मैसूर भी हाथ में आ चुका है, और यहाँ पे अब जो पुणे वाला क्षेत्र है वो भी अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुका है, यानी ऑलमोस्ट ऑल पावर अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुकी है। इस तरीके से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से, 3 एंग्लो मराठा वॉर से जो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे बड़ी पावर थी मराठा, वो भी अब हार जाती है। अब ऑल ओवर इंडिया के अंदर मराठा का कब्जा हो चुका है। ठीक है, तो अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।